हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टॉप 50 क्वेश्चन में। जो बिहार बोर्ड की 12वीं की जो परीक्षा होने वाली है उसी से संबंधित इतिहास का यह पार्ट 2 वीडियो है। पहला पार्ट अपलोड हो चुका है जिसमें 1 से 25 तक प्रश्न थे और इसमें टोटल 50 प्रश्न होंगे, 26 से लेकर 75 तक। और आप लोगों ने तैयारी कर ही ली होगी। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 26, मीरा किसकी भक्ति करती थी? मीरा जो थी वह किसकी भक्ति करती थी? तो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करती थी मीरा। श्री कृष्ण मुरली वाले, गोपियों के चहेता। प्रश्न संख्या 27, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? इसका सही उत्तर क्या होगा? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी जो है वह जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। अर्थात अगर ये प्रश्न आ जाए कि जैन धर्म के प्रवर्तक कौन थे तो महावीर स्वामी थे। अगर ये प्रश्न आए कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे तो प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव थे। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 28, भारत के संविधान का पिता किसे कहा जाता है? इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। ठीक है। नेक्स्ट, विजयनगर आने वाला पहला विदेशी यात्री कौन था? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह। इसका सही उत्तर होगा निकोली कोंटी। निकोली कोंटी जो है विजयनगर आने वाला पहला विदेशी यात्री था। निकोली कोंटी जो है इटली का रहने वाला था। ठीक है। और यह 1420 ईस्वी में विजयनगर के शासक देवराय प्रथम के शासनकाल में विजयनगर आया था। आप जानते हैं कि विजयनगर की स्थापना 2 भाइयों ने मिलकर की थी जिनका नाम था हरिहर एवं बुक्का। ठीक है। चूरन नहीं, हरिहर एवं बुक्का ने मिलकर जो है विजयनगर की स्थापना 1336 ईस्वी में तुंगभद्रा नदी के तट पर की थी। ठीक है, जो दक्षिण भारत में है। और इस साम्राज्य में आने वाला पहला विदेशी यात्री निकोली कोंटी है जो इटली का रहने वाला था। 1420 ईस्वी में आता है देवराय प्रथम के शासनकाल में। ठीक है। प्रश्न संख्या 30, शहीद ए आजम किसे कहा जाता है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सरदार भगत सिंह को। सरदार भगत सिंह को शहीद ए आजम कहा जाता है। ठीक है। प्रश्न संख्या 31, पलासी का युद्ध कब लड़ा गया था? इसका सही उत्तर होगा 1757 को। 23 जून 1757 को पलासी का युद्ध लड़ा गया था। किसके किसके बीच? तो ये जो लड़ाई लड़ी गई थी 2 लोगों के बीच थी। एक तरफ था सिराजुद्दौला जो बंगाल का नवाब था, दूसरी तरफ था ब्रिटिश कमांडर रॉबर्ट क्लाइव, गवर्नर। और इन दोनों के बीच लड़ाई हुई जिसमें जो है रॉबर्ट क्लाइव जीत गया और सिराजुद्दौला का सर काट दिया गया। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। हरिहर एवं बुक्का किस वंश के शासक थे? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि 1336 ईस्वी में तुंगभद्रा नदी के तट पर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों ने मिलकर की थी। और इस साम्राज्य में, विजयनगर साम्राज्य में आने वाला पहला विदेशी यात्री निकोली कोंटी था जो इटली का रहने वाला था। और यह 1420 ईस्वी में देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 33, इंडिका किसका यात्रा वृतांत है? इंडिका क्या है? एक प्रकार की पुस्तक है और इसमें यात्रा वृतांत दर्ज है। तो इसका लेखक कौन है? तो इसका लेखक का नाम है मेगास्थनीज। मेगास्थनीज जो चंद्रगुप्त मौर्य वंश के संस्थापक के साम्राज्य में आया था। ठीक है। और इसने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की। और मेगास्थनीज जो है वह सेलुकस निकेटर का राजदूत था। ठीक है। और सेलुकस निकेटर सिकंदर का सेनापति था। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 34, कोल विद्रोह के नेता कौन थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कोल विद्रोह के नेता थे बुद्धो भगत। कोल विद्रोह के नेता बुद्धो भगत थे। और यह विद्रोह 1831 ईस्वी में झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ था।
ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखेंगे कि कोल विद्रोह कब हुआ था, तो 1831 में। कहाँ हुआ था, तो झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र में। और इसके नेता कौन थे, तो बुद्धो भगत। प्रश्न संख्या 35, समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है? नेपोलियन से। ठीक है, नेपोलियन फ्रांस का रहने वाला था और इसी से इसकी तुलना की जाती है। यह गुप्त वंश से संबंधित राजा है। ठीक है, समुद्रगुप्त। और इसको जो है बीना बजाते हुए दिखाया गया है इसके सिक्कों पर, क्वाइंस, अर्थात ये संगीत प्रेमी भी था और बहुत प्रतापी राजा था। और इसने आर्यावर्त के 12 राजाओं को जीत लिया और दक्षिणावर्त के भी राजाओं को जीत लिया, जिसके कारण इसके विजय की तुलना यूरोपीय शासक नेपोलियन से की जाती है। प्रश्न संख्या 36, तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? इसका सही उत्तर होगा पाटलिपुत्र में। किसके शासनकाल में? अशोक के शासनकाल में। अशोक किस वंश से संबंधित है? तो मौर्य वंश से। ठीक है, अर्थात चंद्रगुप्त मौर्य का यह पोता है और बिंदुसार का लड़का है। ठीक है, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के बेटा कौन? तो बिंदुसार। और बिंदुसार के बेटा कौन? तो अशोक। और इसी के शासनकाल में पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। ठीक है, प्रश्न संख्या 37, काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ? काशी को वर्तमान समय में वाराणसी भी कहा जाता है, अर्थात बनारस में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? इसका सही उत्तर होगा कबीर। कबीर जो है भक्ति गुरु थे, भक्ति संत थे और इन्होंने बीजक की रचना की थी। बीजक, और इसमें इनके भक्ति परक जो संकलन है वो बीजक में दर्ज है। और कबीर किसके चेला थे? तो रामानंद के, अर्थात कबीर के गुरु रामानंद थे। प्रश्न संख्या 38, रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसका सही उत्तर होगा कि रैयतवाड़ी व्यवस्था सबसे पहले मद्रास में लागू की गई थी। ठीक है, प्रश्न संख्या 39, इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ है? इसका सही उत्तर होगा इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ, कहने का मतलब कि इसका निर्माण कार्य पूरा कब हुआ। तो इस पर कुछ चर्चा करते हैं कि इंडिया गेट का निर्माण कार्य शुरू हुआ 1921 ईस्वी में और 10 साल इसको बनने में लगा, तब जाकर 1931 ईस्वी में यह पूरा हुआ। तो जब प्रश्न पूछेगा कि इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ, तो 1931 ईस्वी में। और उस समय ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड इरविन था। ठीक है, प्रश्न संख्या 40, 1857 के विद्रोह के समय भारत का बादशाह कौन था? इसका सही उत्तर होगा, बहुत बार पूछा गया है, बहादुर शाह द्वितीय। ठीक है, बहादुर शाह द्वितीय जो है, या बहादुर शाह जफर भी कह सकते हैं, यह भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 के विद्रोह के समय नेता था। अगर यह प्रश्न पूछे कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग ब्रिटिश गवर्नर जनरल था और भारत के बादशाह उस समय बहादुर शाह जफर या द्वितीय थे। ठीक है, प्रश्न संख्या 41, सर की उपाधि किसने वापस की थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर अर्थात रविंद्रनाथ ठाकुर ने सर की उपाधि वापस कर दी थी। कब की थी? कि 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड जब होता है और माइकल टायर जो है अंधाधुंध लोगों पर गोलियां चला देता है, बहुत सारे लोग मर जाते हैं, तो इसी विरोध में जो है जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविंद्रनाथ ठाकुर कहिए चाहे टैगोर ने सर की उपाधि वापस कर दी थी। ठीक है, प्रश्न संख्या 42, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? आप लोग जानते हैं, इसका सही उत्तर है 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। ठीक है, और यही वह महात्मा गांधी है जो चंपारण में आकर, बिहार के चंपारण में 1917 में चंपारण सत्याग्रह करते हैं। ठीक है, और इनको बुलाते हैं कौन? राजकुमार शुक्ला। और उन राजकुमार शुक्ला का घर पश्चिम चंपारण के मुरली भरहरवा में है। ठीक है,
प्रश्न संख्या 43, 7 द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है? बम्बई को। बॉम्बे फिल्म सिटी, 7 द्वीपों का नगर बम्बई को कहा जाता है। ठीक है। प्रश्न संख्या 44, हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहां से प्राप्त हुए हैं? इसका सही उत्तर होगा मोहेनजोदड़ो। मोहेनजोदड़ो से जो है विशाल स्नानागार के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपको मैं बता दूं कि मोहनजोदड़ो जो है वह किस नदी के किनारे है? तो सिंधु नदी के किनारे है। और कहाँ है? तो पाकिस्तान के लरकाना जिले में है। ठीक है। और इसकी खोज जो है राखल दास बनर्जी ने की थी। ठीक है। अगर वही हड़प्पा के बारे में पूछे तो हड़प्पा जो है वह रावी नदी के तट पर है, वो भी पाकिस्तान के साहिवाल जिला में है। और इसी हड़प्पा की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। ठीक है। प्रश्न संख्या 45, द ग्रेट रिवॉल्ट नामक पुस्तक किसने लिखी थी? यह वही 1857 की क्रांति है जिसे ग्रेट रिवॉल्ट अर्थात भारत की महान क्रांति भी कहा जाता है, या भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। तो द ग्रेट रिवॉल्ट नामक पुस्तक किसने लिखी? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अशोक मेहता ने। आप लोग याद रखिएगा, ये परीक्षा में आएगा प्रश्न। द ग्रेट रिवॉल्ट नामक बुक किसने लिखी? तो अशोक मेहता ने। नेक्स्ट पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 46, असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? असहयोग आंदोलन इसको कहा जाता है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, अंग्रेजी में। थोड़ा थोड़ा अंग्रेजी भी आप लोग पढ़ लीजिए। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है अर्थात एनसीएम कब शुरू हुआ था? तो 1920 में। कब शुरू हुआ था? तो 1 अगस्त 1920 को ये शुरू हुआ था। ठीक है। और ठीक इसी दिन 1 अगस्त 1920 को जो है बाल गंगाधर तिलक का नाम आप लोगों ने सुना होगा, उनकी मृत्यु हो जाती है। और महात्मा गांधी एवं कांग्रेस के द्वारा तिलक राहत कोष की स्थापना की जाती है, जिसमें उस समय 1 करोड़ रुपया तक जमा हो गया था। और इसी असहयोग आंदोलन को जो है 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर में चौरी चौरा कांड हो जाता है। उस चौरी चौरा कांड में होता यह है कि भगवान अहिर नाम के व्यक्ति अपने कुछ साथियों के साथ जुलूस निकालते हैं अंग्रेजों के विरोध में असहयोग आंदोलन के लिए। तभी रास्ते में पुलिस जो है उनको लहका देते हैं। तो ये लोग खेदते हैं भगवान अहिर और बहुत सारे जो लोग हैं, और पुलिस जाकर जो है अंग्रेजी पुलिस, उसमें कुछ हिंदुस्तानी भी पुलिस थे, वे लोग जाकर पुलिस चौकी में छुप जाते हैं और चारों तरफ से ये लोग खर पात फेंक के आग लगा देते हैं। तो उसमें बहुत सारे पुलिसकर्मी मर जाते हैं। तो यही चौरी चौरा जो कांड होता है 5 फरवरी 1922 को, इसी कांड के कारण गांधी जी जो हैं क्षुब्ध हो जाते हैं। गांधी जी का कहना था कि हम लोग अहिंसा का पालन करेंगे, लेकिन यहाँ पर जो क्या हो गया, हिंसा हो गया, मारकाट हो गया। तो गांधी जी ने जो है 11 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड के कारण असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। ठीक है। तो जब भी ये प्रश्न पूछे कि असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ, तो 1 अगस्त 1920 को। ठीक है। प्रश्न संख्या 47, बंगाल के विभाजन की घोषणा कब हुई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बंगाल विभाजन की घोषणा हुई थी सन 1905 में। और किसने किया था? तो लॉर्ड कर्जन उस समय वहां का वायसराय था। ठीक है। प्रश्न संख्या 48, श्रीमद् भागवत गीता के महत्व पर किसने विचार व्यक्त किए? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारे लोग हैं। श्रीमद् भागवत गीता जो है ये बहुत अच्छी बुक है। ठीक है। तो इस पर विचार व्यक्त करने वाले व्यक्तियों के नाम हैं महात्मा गांधी, ये भी इस पर विचार व्यक्त किए हैं। उसके अलावा स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद को जो है तूफानी हिंदू कहा जाता है, तूफानी हिंदू कहा जाता है। और इन्होंने सन 1893 में यूएसए के अर्थात अमेरिका के शिकागो में जो है विश्व धर्म सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया था। और वहां ये हुआ था कि भारत की जो श्रीमद् भागवत गीता है उसको सबसे नीचे रख दिया गया था। और लोगों ने इनसे मजाक किया है, आपका क्या आपका ग्रंथ तो सबसे नीचे है। तब जाकर इन्होंने कहा था स्वामी विवेकानंद ने कि क्या बात कीजिएगा, जिसका जड़ मजबूत है तभी तो आप लोग खड़े हो, तभी तो आप लोगों का धर्म ग्रंथ खड़ा है। अर्थात सबसे नीचे गीता था, उसके ऊपर बाइबिल कुरान वगैरह थे। ठीक है। तो वहीं पर स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि मेरे भाइयों एवं बहनों,
सिर्फ 2 मिनट को इनको समय दिया गया था बोलने के लिए, और उतना ही समय में स्वामी विवेकानंद ने कहा मेरे भाइयों एवं बहनों, और तालियों से गड़गड़ा गया था शिकागो। ठीक है, और आज की जो मोदी सरकार है उसका भी, जो नरेंद्र मोदी हैं देश के प्रधानमंत्री, उनका भी देखते होंगे स्लोगन है प्यारे मित्रों मेरे भाइयों एवं बहनों। ठीक है, तो आते हैं प्रश्न पर कि श्रीमद् भागवत गीता के महत्व पर किसने विचार व्यक्त किए। तो एक तो महात्मा गांधी थे, दूसरे व्यक्ति स्वामी विवेकानंद थे, और तीसरे व्यक्ति एक और थे जिनका नाम है बाल गंगाधर तिलक। इन्होंने भी श्रीमद् भागवत गीता पर अपना महत्व प्रस्तुत किया है। आप तो ये मित्रों, जो ये बाल गंगाधर तिलक हैं, इन्होंने भी श्रीमद् भागवत गीता पर एक पुस्तक लिखा था जिसका नाम था गीता रहस्य। और ये इस गीता रहस्य की रचना बाल गंगाधर तिलक ने जो है बर्मा के मांडले जेल में इनको भेज दिया गया था 6 वर्ष की सजा सुनाकर। सन 1908 की बात है। ठीक है, और चूंकि बाल गंगाधर तिलक जो है को राजद्रोह के आरोप में एक बार 1897 में जो है जेल भेजा गया था, और उसके बाद दूसरी बार जो है सन 1908 में 6 वर्ष की सजा सुनाई गई थी, और ये बर्मा के मांडले जेल में चले गए। और उस 6 वर्ष में जेल में रहते हुए बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचना की। ठीक है, तो जब ये प्रश्न है कि श्रीमद् भागवत गीता के महत्व पर किसने विचार व्यक्त किए, तो महात्मा गांधी होंगे, स्वामी विवेकानंद होंगे और बीजी तिलक होंगे, बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। 49 फोर्ट विलियम कहाँ है, तो फोर्ट विलियम कोलकाता में स्थित है। ठीक है, अंग्रेज जब भी आते थे तो एक किले का निर्माण करते थे जहां अपने सामानों को वे लोग रखते थे, और कुछ प्रशिक्षण वगैरह ट्रेनिंग वगैरह भी अपने सैनिकों को देते थे। तो फोर्ट विलियम कहाँ है, तो कोलकाता में है। नेक्स्ट प्रश्न में हम लोग चलते हैं कि महलवाड़ी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया, तो महलवाड़ी बंदोबस्त मार्टिन बर्ड के द्वारा लागू किया गया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। प्रश्न संख्या 51, गेटवे ऑफ इंडिया किस शैली का उदाहरण है। इसका सही उत्तर होगा इंडो अर्थात भारतीय और सारा सैनिक शैली का उदाहरण है। इंडो सारा सैनिक शैली का ये उदाहरण है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न संख्या 52, भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था। इसका सही उत्तर होगा वास्को डी गामा। देखिए, अगर ये वास्को डी गामा अगर इंडिया नहीं आता तो आज इंडिया का ये हाल नहीं रहता। क्योंकि आप जानते हैं कि गोलमरीच का आप लोगों ने नाम सुना होगा। गोलमरीच जो ब्लैक रंग का होता है, काला रंग, मैं इसको काला कर देता हूँ। गोलमरीच गोलमरीच जो होता है वो इतना अच्छा मसाला माना जाता है कि ये जो पुर्तगाली थे या जो अंग्रेज थे, ये तो ठंडे प्रदेशों के रहने वाले लोग हैं। ठीक है, तो ठंडे प्रदेशों में चूंकि ये जहाज से बहुत दूर दूर तक जाते थे, तो जो भी अपने लिए माल जाल लेकर चलते थे या मांस लेकर चलते थे, चूंकि उस समय फ्रिज का तो आविष्कार हुआ नहीं था, तो मांस खराब हो जाता था। उस मांस पर अगर ये गोलमरीच का लेप अगर चढ़ा दिया जाता था पीस कर, तो मांस जो है वह ज्यादा दिन तक टिकता था। क्योंकि फल जो है जल्दी खराब हो जाते थे। मान लीजिए समुद्र की यात्रा ये लोग कर रहे हैं, तो सामान्य जो है कच्चा खराब नहीं हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में ये गोलमरीच का जो है इसके बारे में ये सुने, और इसके लिए ये लोग आए वास्को डी गामा, और यहाँ से मतलब लेके गए और बहुत सारा मुनाफा कमाए। तब जाकर समझे कि भारत सोने की चिड़िया है, चलिए भारत को अब लूटने का हम लोग काम करते हैं। तो भारत आने वाला अगर सबसे पहला कोई आया तो सबसे पहले पुर्तगाली ही आए, और पुर्तगालियों में प्रथम कौन था, तो वास्को डी गामा था, जो सन 1498 में कालीकट बंदरगाह पहुंचा था। कहाँ, कालीकट बंदरगाह कहाँ है, तो केरल में है, भारत के केरल में। ठीक है, और किसकी सहायता से वास्को डी गामा भारत आया था। ठीक है, तो ये आया था आपको अब्दुल मनीद। देखिए, कोई ना कोई अपना ही आदमी है जो लेकर इसको आया था। तो अब्दुल मनीद की सहायता से यह 17 मई 1498 को कालीकट केरल बंदरगाह पहुंचा। तो जब भी ये प्रश्न पूछे कि भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था, तो वास्को डी गामा। नेक्स्ट, पाकिस्तान का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था, लियाकत अली। लियाकत अली पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री थे। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था, भारत का, अपने देश का प्रथम पीएम कौन था। ठीक है, प्रश्न संख्या 54, भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था,
तो भारत का प्रथम मुगल शासक कौन होगा? तो बाबर होगा। बाबर जो है 1526 ईस्वी में पानीपत की लड़ाई होती है, किसके किसके बीच? एक तरफ है बाबर और दूसरी तरफ है इब्राहिम लोदी, ठीक है, जिसमें इब्राहिम लोदी की हार होती है और बाबर की जीत हो जाती है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ? इसका सही उत्तर होगा 1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत होती है, ठीक है, भारत भी उसमें शामिल था। प्रश्न संख्या 56, 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए, जो भी मैट्रिक की परीक्षाएं हैं चाहे इंटर की परीक्षाएं हैं, उसको आप लोग अगर अच्छी तरह से पढ़ते हैं उसके ऑब्जेक्टिव को या सब्जेक्टिव को, तो आप लोगों को बहुत फायदा होगा। क्योंकि जो भी कंपटीशन का जो एग्जाम होता है, चाहे वह रेलवे का हो, एसएससी का हो, बीपीएससी का हो, बिहार पुलिस का हो या जीडी का हो, यही सब प्रश्न उसमें पूछे जाते हैं। इसलिए आप लोग इसको अच्छी तरीके से अगर पढ़ेंगे तो आगे आप लोगों को जब कंपटीशन का तैयारी करने जाएंगे तो उसमें आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर कंप्लीट आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी सभी विषयों को ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय सबका सॉल्यूशन आपको यहाँ पर मिलेगा। इसके अलावा क्लास 9, 10, 11, 12 सभी को कवर किया जाएगा धीरे धीरे, इसलिए चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। डेली वीडियो अपलोड होंगे। तो 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका नाम था पामर्स्टन। आप लोग याद रखिएगा, ये प्रश्न पूछा हुआ है बिहार लोक सेवा आयोग जो बीडीओ बनते हैं उसी परीक्षा में, कि 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो पामर्स्टन था, ठीक है। अगर भारत का बादशाह पूछा जाए तो बहादुर शाह जफर द्वितीय था, ठीक है। और भारत में अगर पूछा जाए कि अंग्रेजों का गवर्नर जनरल कौन था, तो कैनिंग था, ठीक है। प्रश्न संख्या 57, जय हिंद का नारा किसने दिया? बहुत ही अच्छा नाम है उन व्यक्ति का, सुभाष चंद्र बोस। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस ने। जय हिंद का नारा किसने दिया? तो सुभाष चंद्र बोस ने। प्रश्न संख्या 58, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, ठीक है। तो रानी लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ था काशी। काशी का मतलब क्या है? बनारस। और बनारस का मतलब क्या है? वाराणसी, जो गंगा नदी के तट पर स्थित है, यहां इनका जन्म हुआ था, ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई। और यह झांसी की रानी थी, तो इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 59, अकबर का वित्त मंत्री कौन था? तो अकबर का वित्त मंत्री था टोडरमल। टोडरमल, देखिए टोडरमल जो था यह इनका अकबर का फाइनेंस मिनिस्टर था, ठीक है। और टोडरमल जो है अकबर के वित्त मंत्री बनने से पहले शेर शाह सूरी का नाम आप लोगों ने सुना होगा। शेर शाह सूरी का कालक्रम है 1540 से लेकर 1545 तक, और ये बिहार का ही रहने वाला अफगानी शासक था शेर शाह सूरी। और शेर शाह सूरी का मकबरा सासाराम बिहार में है। तो शेर शाह सूरी के समय जो था ये टोडरमल इनके भी सेवा में था। और उसके बाद जब शेर शाह सूरी की मृत्यु हो जाती है तो फिर जो है दूसरे का राज हो जाता है दिल्ली पर, और अकबर वहां जीत लेता है। तब टोडरमल जो है काफी विद्वान आदमी था, तो इनको अकबर जो है अपना फाइनेंस मिनिस्टर बना देता है। प्रश्न संख्या 60, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका सही उत्तर होगा मोहनजोदड़ो। यहां ध्यान ये देना है इस प्रश्न पे कि यहां पूछा हुआ है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था, तो मोहनजोदड़ो होगा। लेकिन मोहनजोदड़ो है कहाँ? तो पाकिस्तान में है। लेकिन यहाँ ये नहीं पूछा है कि भारत या पाकिस्तान में। अगर यहाँ शब्द जोड़ दे कि भारत में हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था, तो उसका आंसर होगा राखीगढ़ी। राखीगढ़ी कहाँ है? हरियाणा में है, घग्गर नदी के किनारे, ठीक है। लेकिन यहाँ भारत नहीं जोड़ा है तो मोहनजोदड़ो होगा। और मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे है। कहाँ है? तो पाकिस्तान के लड़काना जिले में। और इसकी खोज किसने की थी? तो राखलदास बनर्जी ने। प्रश्न संख्या 61, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है?
काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अजमेर में, ठीक है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह अजमेर में है, ठीक है, और यहीं पर लोग चादर चढ़ाने जाते हैं, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि आप लोगों ने नाम सुना होगा तराइन का युद्ध। तराइन का युद्ध, दो युद्ध होता है 1191 में और दूसरा युद्ध होता है 92 में, ठीक है, दो युद्ध होता है, फर्स्ट और सेकंड। तो इसमें जो है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान का नाम आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है, जो जयचंद्र की पुत्री संयोगिता को किडनैप कर ले गए थे, ठीक है, लड़की चोर थे। तो इसमें पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं और गौरी हार जाता है। लेकिन जब द्वितीय युद्ध होता है 1192 में, तो उसमें गौरी जीतता है और पृथ्वीराज चौहान की हत्या कर देता है, ठीक है। तो यही जो मोहम्मद गौरी है, इसी के साथ जो है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत आए थे और इन्होंने अजमेर में अपना जो है अपना वो पूजा पाठ का केंद्र खोला, जो कहिए उसको। तो यही अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह है। नेक्स्ट पे चलते हैं 62, मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका सही उत्तर होगा राखल दास बनर्जी। क्या होगा? राखल दास बनर्जी होंगे, ठीक है। मोहनजोदड़ो कहाँ है? तो सिंधु नदी के तट पर है। कहाँ है? तो पाकिस्तान के लड़कारा जिले में। और राखल दास बनर्जी इसके। हड़प्पा का दयाराम साहनी। प्रश्न संख्या 63, दामिनी कोह क्या है? तो दामिनी कोह जो है यह एक प्रकार का भूभाग है। भूभाग का मतलब समझते हैं, भूमि का भाग, ठीक है। बात यह है कि ये झारखंड में पड़ता है। संथाल जनजाति का नाम आप लोगों ने सुना होगा। संथाल विद्रोह, सिद्धू कान्हू चांद भैरव फूलो झानो। तो सिंधु कान्हू चांद भैरव चार भाई थे और उनकी दो बहनें थी फूलो झानो। इन्हीं लोगों के नेतृत्व में संथाल विद्रोह हुआ था झारखंड के छोटानागपुर के क्षेत्र में, और वहीं पर यह भूभाग था दामिनी को, इसी के लिए लड़ाई हुआ था अंग्रेजों एवं उनके बीच, ठीक है। तो आप लोग याद रखेंगे, संथाल विद्रोह 1855-56 की यह घटना है और इसी के एक साल बाद 1857 की क्रांति हो जाती है। प्रश्न संख्या 34, विरूपाक्ष मंदिर कहाँ है? प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर जो है वो हम्पी में है। और हम्पी कहाँ है? तो कर्नाटक के बेल्लारी जिला में है। और ये बहुत भव्य मंदिर है। मैं फोटो लगा देता लेकिन टाइम नहीं मिला, आप लोग फोटो देख लेते। बहुत ही भव्य मंदिर है, ठीक है। प्रश्न संख्या 65, सर की उपाधि किसने वापस की थी? फिर आ गया। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। रविंद्रनाथ ठाकुर ने की थी। सर की उपाधि त्याग दी थी। क्यों? क्योंकि 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसी के विरोध में। और इसी जालियांवाला बाग हत्याकांड में जो है जनरल वो डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलवाने का आदेश दिया। जब लंदन वापस गया तो उसे पुरस्कार दिया गया। देखिए क्या अंग्रेजों की लीला है, यहाँ हत्या करवाता है तो उसे पुरस्कार दिया जाता है। और उसी का बदला लेने के लिए उधम सिंह नाम का जो पंजाबी व्यक्ति था, इसने जाकर लंदन में उसको गोली मार दिया। किसको? जनरल डायर को। ले, हमको मारा तो हम तुमको भी नहीं छोड़ेंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं 66, पुराणों की संख्या कितनी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार भूल जाते हैं हम लोग। तो पुराणों की संख्या 18 है, ठीक है। महाभारत का युद्ध भी 18 दिन तक ही चला था। तो पुराणों की संख्या कितनी है? 18। वेदों की संख्या कितनी है? तो 4, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। प्रश्न संख्या 67, भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय कौन थे? देखिए फिर आ गया। तो भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय कौन थे? तो पुर्तगाली थे, हम लोगों ने अभी पढ़ा। और उस पुर्तगाली में कौन था? वास्को डी गामा, जो कालीकट बंदरगाह पहुंचता है कब? 17 मई 1498 ईस्वी को, ठीक है। और इसको हेल्प करने वाला भारतीय था अब्दुल मनीद। प्रश्न संख्या 68, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। कहाँ है? तो पाकिस्तान के साहिवाल जिला में है। और इसकी खोज सन 1921 में राखल दास बनर्जी ने की थी, ठीक है। प्रश्न संख्या 69, महाभारत की रचना किसने की? तो महाभारत की रचना वेद व्यास ने की थी। वेद व्यास ने की थी महाभारत की रचना, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए
कहानी तो ये है कि वेद व्यास लिख पढ़ नहीं सकते थे, ठीक है, अंधे थे, तो लिखे कैसे? तो कहा जाता है कि भगवान जो गणेश हैं, श्री गणेश, इन्हीं के द्वारा जो है महाभारत की रचना की गई। वेद व्यास बोलते गए और महाभारत की कहानी होती गई। घर घर में महाभारत है। प्रश्न संख्या 70, अकबर ने टोडरमल को दीवाने अशरफ कब नियुक्त किया? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यह वही टोडरमल है जो अकबर का फाइनेंस मिनिस्टर था, मिनिस्टर अर्थात वित्त मंत्री, ठीक है। तो टोडरमल को दीवाने अशरफ, अशरफ का मतलब होता है कि वित्त मंत्री उस समय कहा जाता था। तो ये 1582 ईस्वी में अकबर जो है टोडरमल को फाइनेंस मिनिस्टर नियुक्त करता है, ठीक है। प्रश्न संख्या 71, पटना में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? देखिए ये प्रश्न बहुत ही फंसाऊ है और 12वीं की पुस्तक में लिखा हुआ है कि जगदीशपुर के जमींदार जिनका नाम है बाबू कुंवर सिंह, बाबू कुंवर सिंह जो है पटना में 1857 के विद्रोह के नेता थे। और ये प्रश्न बीपीएससी के 66 बीपीएससी में पूछा हुआ भी है, बीडीओसी वाला एग्जाम में, लेकिन ये इसका उत्तर ये गलत है। पटना में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो पीर अली ने किया था, ठीक है। और पीर अली पेशे से एक बुक सेलर थे, अर्थात किताब कॉपी बेचते थे। और ये जो है 1857 के विद्रोह का शुरुआत किए तो क्या किया अंग्रेजों ने? इनके किताब के दुकान को आग लगा दी, साथ ही घर को तोड़ फोड़ दिया और इनको फांसी पर लटका दिया। लेकिन चूंकि बुक में लिखा हुआ है कि पटना में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, तो बाबू कुंवर सिंह ही आप लोग मार दीजिएगा, लेकिन इसका सही उत्तर पीर अली होगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 72, अकबर ने दीन इलाही कब प्रारंभ किया? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो अकबर ने दीन इलाही 1581 ईस्वी में आरंभ किया। आप लोग ध्यान दीजिएगा, अकबर ने टोडरमल को दीवाने अशरफ कब नियुक्त किया? तो 1582 में, दीन इलाही 1581 में। दीन इलाही एक प्रकार का धर्म था जो अकबर ने शुरू किया, और अकबर जो था ये लोकतांत्रिक किस्म का आदमी था, यानी कि सभी धर्मों को मानने वाला था। इसीलिए इसने दीन इलाही को शुरू किया, जिसमें यह नहीं था कि केवल मुसलमान होंगे, हिंदू थे, जैन थे, क्रिश्चियन थे, पारसी थे, सभी धर्मों को मिलाकर इसने दीन इलाही को शुरू किया 1581 में। नेक्स्ट पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 73, धम्म की शुरुआत किसने की? धम्म का मतलब होता है धर्म, और ये ग्रेट अशोक, महान अशोक, मगध के राजा, पाटलिपुत्र के, तो अशोक के द्वारा धम्म की शुरुआत की गई। और ये बौद्ध धर्म अपना चुके थे, क्योंकि कलिंग का जब युद्ध इन्होंने लड़ा तो रक्तपात को देखकर इनका हृदय परिवर्तन हो गया, और शायद विश्व का ये पहला लोकतांत्रिक राजा था, डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक राजा था। यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, मौर्य वंश के संस्थापक, उनका ये पोता था, ठीक है। और इनके द्वारा बहुत सारे शिलापट लिखे गए हैं, जैसे लौरिया नंदनगढ़ में, ठीक है, शाहबाजगढ़ी, अरेराज, ठीक है। और ये पहला वैसा राजा था जिसने जो है जनता को लोकतांत्रिक तरीके से सिखाया कि आप पशु बलि न दीजिए, ठीक है। प्रश्न संख्या 74, चंपारण सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है? आप लोग जानते हैं कि चंपारण सत्याग्रह सन 1917 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में किया गया, जिसमें राजकुमार शुक्ला के अनुरोध पर महात्मा गांधी जो है वह बिहार आए और चंपारण में नील बगान मालिकों के खिलाफ, जिसे नील बगान मालिक को इंडिगो भी कहा जाता है, नील को अंग्रेजी में, तो उनके खिलाफ जो है यह आंदोलन चला, जिसमें प्रथा थी 3 कठिया की। 3 कठिया का मतलब होता है कि 20 कट्ठा में 1 बीघा होता है, और इसी 20 कट्ठा में जो है 3 कट्ठे में जो है नील की खेती करनी होती थी, इसी को 3 कठिया कहा जाता था अनिवार्य रूप से। और ये इसी के विरोध में चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ, जहां जो है किसान की महात्मा गांधी की बातों को अंग्रेज मान लेते हैं और वे छोड़ छाड़ देते हैं ये सब काम। तो जब ये प्रश्न पूछे कि चंपारण सत्याग्रह 1917 का संबंध किस राज्य से है, तो बिहार से है, और बिहार का पश्चिम चंपारण जिला है, ठीक है। प्रश्न संख्या 75, सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों को लोहा का ज्ञान नहीं था, ठीक है। लोहा का ज्ञान कब हुआ?
जब मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ। तो मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किसके समय में हुआ? बृहदत्त के समय में। और बृहदत्त के लड़का का क्या नाम था? जरासंध। जरासंध का आप लोगों ने नाम सुना होगा, जिसको भीम जी 2 भार में चीर देते थे महाभारत की कहानी में। तो ये जरासंध जो था वह कृष्ण के का जो मामा था, भगवान कृष्ण का मामा कौन था? कंस। कंस का यह बहनोई था जरासंध। ठीक है, इसीलिए भगवान कृष्ण ने जब कंस को मारा तो जरासंध भगवान श्री कृष्ण से चिढ़ गया, और इसीलिए कृष्ण पर जो है जरासंध कई बार आक्रमण भी किया। ठीक है, तो सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो लोहा इनको बारे में इनको जानकारी नहीं था। उसके अलावा जो था इनको तांबा के बारे में जानकारी था, टीन के बारे में जानकारी था, तब न तांबा टीन मिलाकर कांसा ये लोग बनाया। और कांसा जब बनाया इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। उसके अलावा इनको चांदी का भी ज्ञान था, लाजवर्द का भी ज्ञान था जिसे लेपिस लेजुली कहा जाता है, सोना का भी ज्ञान था, सीसा का भी ज्ञान था इनको, लेकिन लोहा का ज्ञान नहीं था। लोहा का अगर ज्ञान रहता तो बहुत आगे जाते, क्योंकि लोहा एक ऐसी धातु है जो बहुत कठोर है और उससे जमीन को बहुत गहराई तक जोता जा सकता है। और गहराई से जोतने से क्या होगा कि कृषि की फसल अच्छी होगी और साथ ही बड़े बड़े हथियार भी बनाए जा सकते हैं। तो ये सब काम कब होता है? ये सब काम होता है मगध का जब उत्कर्ष होता है। मगध कहाँ है? तो पटना में है। पटना बिहार का ही क्षेत्र मगध है और भारत का इतिहास मगध से ही शुरू होती है। ठीक है, तो बिहारियों को कोई कमजोर न समझे। जब भी कोई पूरे हिंदुस्तान में कोई भी इतिहास पढ़ेगा तो मगध से ही उसकी शुरुआत होगी। ठीक है, तो यहाँ से जो है लोहे की ज्ञान होती है और तब जाकर हथियार बनाए जाते हैं। और पटना के क्षेत्रों में जो है हथियार काफी प्रचलित होते हैं, पाटलिपुत्र के क्षेत्रों में। और तब जाकर जो है झारखंड का जो पलामू डिस्ट्रिक्ट में जो जंगल है वहीं से हाथियों को ट्रेनिंग दी जाती है, किसके? लोहे के हथियार के बल पर। तब जाकर मगध साम्राज्य आगे बढ़ता है और आगे चलकर वहां पे हर्यक वंश आता है। हर्यक के वंश नंद वंश आता है। नंद वंश में धनानंद को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य जो है पूरे भारत में प्रथम प्रतापी राजा बनते हैं और उन्हीं का पोता अशोक थे। तो इस प्रकार ये हमारा टॉप 50 का जो है सेकंड पार्ट था, यह पार्ट 2 वीडियो था हिस्ट्री ऑब्जेक्टिव का। इसी तरह करके टोटल 500 क्वेश्चन अपलोड किए जाएंगे 1-2 दिनों में। तो कृपया आप लोग चैनल को पर अगर नए हैं तो जरूर इसको सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, 500 प्लस आपको ऑब्जेक्टिव 12वीं इतिहास के जल्द से जल्द अपलोड किए जाएंगे। उसके बाद पॉलिटिकल साइंस के, फिर इकोनॉमिक्स के, फिर ज्योग्राफी के, ऐसे करके। चूंकि एग्जाम जो है अगले माह में 1 फरवरी से है, 1 फरवरी 2023 को। तो इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्द से जल्द पूरी जो है कंप्लीट ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब अपलोड कर दी जाएगी ताकि आप लोगों को आसानी हो। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।